आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। मैम कितने बच्चे ज्वाइन हो रखे हैं अभी? हो गए? कोई कमेंट? भाई किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग अभी बता दीजिए मुझे, मैं फिर पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी चीज आपको लगी हो, आप लोगों ने घर में बुक से पढ़ी हो तो भी मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि मेरा जानना बहुत जरूरी है आपको कितना समझ आ रहा है। और अगर आ गया है, सब समझ में आ गया, तो वो भी आप प्लीज मुझे बताइए। हाँ बोलिए भाई। लक्ष्मी, प्रिया, साक्षी, सबको सब समझ में आ रहा है? हम्म, चलिए। ऐसा तो नहीं है ज्वाइन करके छोड़ के भाग गए हो तुम लोग? हाँ, पता चला ज्वाइन करके मैम छोड़ दिया है, उसके बाद फोन कहीं पड़ा हुआ है, मैडम फोन में बोल रही है, हम लोग अपने आप अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, क्योंकि मुझे भी रिव्यूज की जरूरत होती है ना, कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, कैसा मैं पढ़ा रही हूँ, या कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि मैं बुक में दे रखी है आपने नहीं पढ़ाई है, स्किप कर दी है, तो इन सब चीजों के लिए मुझे भी जरूरत होती है। ठीक है? चलिए खैर, मैंने ये मान लिया कि आपको सब समझ में आ गया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। सबको आ गया? हम्म, चलिए खैर, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आपका डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का पार्ट। जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है क्या चीज, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है कि जो प्रोटीन है उसका डीएनए से किस तरह से जुड़ाव होता है। आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में जब बताया था बच्चों, तो डीएनए के बारे में हमने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो मैंने आपको मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप पढ़ाए थे ना, कि डीएनए जब होता है, जब उसके अंदर टर्न्स बनते हैं, जब उसके अंदर हेलिक्स बनता है, जब वो कॉइल्ड होता है, तो उसके बीच में ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स। ठीक है? मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स कैसे होते हैं आपको पता है? फिर मैंने कहा था जो मेजर ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इन मेजर ग्रुप्स का, इनके बनने का कारण क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्या कारण होता है इनके बनने का? कि इनके अंदर प्रोटीन्स आकर जुड़ते हैं। कौन से प्रोटीन्स आकर जुड़ते हैं? जो आगे डीएनए को हेल्प करते हैं, वेदर इट इज इन ट्रांसक्रिप्शन और वेदर इट इज इन ट्रांसलेशन। मोस्टली जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आरएनए का होता है। ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन पे जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस डीएनए से आकर जुड़ते हैं, और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है? तो यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? इस डीएनए से जुड़ते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? एक प्रोटीन है, और इसी प्रोटीन की मदद से वो क्या हो रहा है आपके डीएनए से, यही प्रोटीन आपके डीएनए पर जुड़ रहा है। तो इस प्रोटीन में ऐसा क्या है बच्चों? इस प्रोटीन में ऐसा क्या है कि ये जो है आपके डीएनए से जुड़ पाता है? इसकी कोई तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से एक प्रोटीन आया और डीएनए पर आकर चिपक गया, बस खत्म। चिपक तो है नहीं, कोई मैग्नेट तो है नहीं कि मैग्नेट है कि कोई चिपक जाएगी, नहीं। इनके अंदर कुछ मोटिव्स पाए जाते हैं। अब मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव्स होते हैं बेसिकली, जैसे मेरा ये हाथ है और ये दूसरा हाथ है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंस है? गैप है, जिसकी वजह से ये मेरा हाथ दूसरे हाथ से क्या होता है? बाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डीएनए के ग्रुप इसमें बहुत आसानी से फिट हो जाता है। ठीक है? तो उनको कहते हैं मोटिव्स। तो इसके लिए इसमें 3-4 होते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? इनके बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में आप जाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा है इसकी। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, इसको सरफेस से पढ़ेंगे, और एग्जाम में ये गारंटी है कि ये नहीं आता। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है आपका डीएनए डैमेज और रिपेयर, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? और डीएनए डैमेज और रिपेयर ऐसी चीज है जो आप लोग खुद भी पढ़ के आए हैं, या फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? फिर भी मैं आपको उसको करवाऊंगी, नो वरी। अभी हम बात करते हैं किसकी? मोटिव्स की। मोटिव्स में कौन कौन से जो आपको मोटिव्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको दे रखा है हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स। ठीक है? हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स। एक आपको दे रखा है हेलिक्स, लूप, हेलिक्स। हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स,
हेलिक्स, लूप, हेलिक्स। एक आपको दे रखा है ल्यूसीन जिपर, ल्यूसीन जिपर, और एक आपको दे रखा है जिंक फिंगर मोटिव्स। ठीक है ना, चार आपको दे रखे हैं, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, दूसरा है हेलिक्स, लूप, हेलिक्स, तीसरा है आपका ल्यूसीन जिपर, और चौथा है आपका जिंक फिंगर मोटिव्स। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स की। तो हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, नाम से समझ में आ रहा है, हेलिक्स, हेलिक्स कैसा होता है बच्चों, ये है हेलिक्स आपका, ये, ठीक है ना, ये क्या है आपका हेलिक्स। ऐसे ही ये भी क्या है, हेलिक्स। मैंने दो बार लिखा है बच्चों, लिखा है ना, एक बार हेलिक्स ये रहा, एक बार हेलिक्स ये रहा, दो बार लिखा है, तो हम इसको दो बार ही बनाएंगे हेलिक्स। बीच में क्या आ रहा है, टर्न, तो ये हो गया इसका टर्न, इस तरह से। आगे बात समझ में, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो हेलिक्स होता है, ये कौन सा हेलिक्स होता है बच्चों, ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स। कौन सा हेलिक्स है आप लोगों का, अल्फा हेलिक्स। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये क्या है, बीटा टर्न। आगे बात समझे, ये जो आप देख रहे हैं दो, ये जो आप देख रहे हैं दो बीच में दो हेलिक्स, तो ये कौन कौन से हेलिक्स हैं आपके, अल्फा हेलिक्स, और बीच में जो आप देख रहे हैं, बीच में जो है इसका, ये क्या है आपका बीटा टर्न। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो बीटा टर्न होता है, ये जो बीटा टर्न होता है, इसी बीटा टर्न की वजह से जो प्रोटीन होता है वो मेजर ग्रूव्स में, डीएनए के मेजर ग्रूव्स में क्या होता है, बहुत आसानी से फिट हो सकता है। आगे बात समझ में आपको, इतनी बीटा टर्न्स की वजह से जो डीएनए है, जो डीएनए जो प्रोटीन है, वही आसानी से क्या हो सकता है, आपके डीएनए के मेजर ग्रुप में आसानी से फिट हो सकता है। इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, मैंने पहले भी आपको कहा है। तो ये क्या हो गया आपका हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स। फिर है आपका हेलिक्स, लूप, हेलिक्स। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में, ये हो गया हेलिक्स, टर्न, टर्न जैसा है, ये हेलिक्स। इसमें क्या हो जाता है, हेलिक्स तो वही है सेम जैसे इसमें था, ऐसे ही इसमें हो गया हेलिक्स। लूप कैसे आता है, ये टर्न क्या हो जाता है, टर्न तो आपको बहुत कम ग्रूव मिलता है इसमें, बस छोटा सा होता है, और ये क्या हो जाता है, घूम जाता है। जबकि लूप जो होता है ना बच्चों, वो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं लूप। तो ये क्या है, हेलिक्स, लूप, हेलिक्स। ओके, तीसरा है आपका ल्यूसीन जिपर। क्या है तीसरा आपका, ल्यूसीन जिपर। ल्यूसीन जिपर क्या चीज है, जिपर, जिप जैसा, एक जिप जैसा, जिसको आप मतलब क्या कर सकते हैं, आपने खोलना शुरू किया तो वो खुल जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और आपने बंद करना शुरू किया तो वो नैरो होना शुरू हो जाता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें ल्यूसीन पाया जाता है, ल्यूसीन। क्या, डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लूप्स एंड टर्न्स है। लूप और टर्न में क्या है, टर्न तो क्या है बच्चों, बेसिकली देखो टर्न क्या चीज है, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स। टर्न क्या है, बहुत छोटा सा एक ग्रुप है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं रास्ते में हैं, तो आपने कोई रास्ते में मोड़ है, तो वो क्या आपने जस्ट यू करके क्रॉस कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मोड़ क्या हो गया, टर्न हो गया, जिसमें आपने मोड़ दिया। और आप किसी चीज को लंबा घूम के आए एकदम पूरा, तो वो क्या हो गया, उसका लूप हो गया। ठीक है, जैसे कि गोल चक्कर होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा घूम के आते हैं, इस तरह से आते हैं, तो वो क्या हो जाता है उसका, वो हो जाता है उसका लूप हो जाता है। जबकि टर्न क्या चीज है, टर्न है आपने उसको बस जस्ट एक टर्न किया है, कोई चीज है आपने घुमानी शुरू करी थी, अब हमारी जगह खत्म हो गई है, हमने दोबारा से घुमा दी। यहाँ ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल बता दी। ठीक है, तो टर्न क्या चीज होती है, आपने बस जस्ट घुमाया है उसको। जबकि लूप क्या है, लूप क्या है, एक लंबा सा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबा ग्रूव है, जिसको अपन ने क्या किया, नीचे तक खींचा है, और उसके बाद वो ऊपर आकर दोबारा से हेलिक्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है।
आ रही है बात समझ में? तो टर्न और लूप समझ में आया? क्या डिफरेंशिएट है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है? टर्न तो छोटा सा है, जो एक टर्न हो गया है, मतलब हेलिक्स से शुरू हुआ, छोटा सा एक टर्न आया और उसके बाद वो दोबारा शुरू हो गया। लूप क्या चीज है? एक लंबा सा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है कि हेलिक्स चल रहा था, फिर लंबा सा एक नीचे लूप आया है, एक लंबा सा एक गैप आया है, मैं ये कह सकती हूँ, एक लंबा सा लूप आया और उसके बाद दोबारा से वो शुरू हो गया, किसमें? हेलिक्स। ओके, चलिए। ऐसे ही फिर क्या है आपका जिंक फिंगर मोटिव्स। जिंक फिंगर मोटिव्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली क्या होता है? जिंक रिलेटेड होते हैं। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मोटिव्स, मैंने आपको बताया मोटिव्स क्या होते हैं। मोटिव वो स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन को डीएनए से अटैच करने में काम आते हैं। जैसे कि ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, हेलिक्स लूप हेलिक्स है, तो बेसिकली ये क्या है? प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? डीएनए के साथ अटैच कर रहे हैं। उसी तरह से जिंक फिंगर मोटिव्स क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स जो इन प्रोटीन्स को डीएनए के साथ अटैच करते हैं, वो फिंगर्स, उनमें जिंक पाया जाता है, उन पर जिंक की कोटिंग पाई जाती है, जिंक पाया जाता है, जिंक कोऑर्डिनेटेड होते हैं। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो इनके बारे में केवल और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। मैं फिर कह रही हूँ इतना ही पढ़ना है। अपनी अपनी बुक्स खोल लेना, बुक्स में जो आपका सरफेस दे रखा है, सरफेस से आपको रीड करना है, डीप में आपको नहीं जाना है इन मोटिव्स के बारे में। डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन में बच्चों यही हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, बच्चे में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना शुरू होते हैं, तो डीप में मत घुसना। पहली चीज क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बनेगा तो वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा जो आपके शुरू में आता है, और वो आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डीप आपने बुक में दे रखी है ना, डीप है भी नहीं है। मतलब क्या दिया हुआ है? आधा अधूरा दिया हुआ है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा जाएंगे, फिर आप उसमें और घुसेंगे कि मैम इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। ठीक है, और ये अभी आपके मतलब की चीज है भी नहीं है। जिंक फिंगर मोटिव्स, ये सॉरी, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ये जो मोटिव्स हैं, ठीक, क्योंकि इनकी डिटेल फिर बहुत लंबी है, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे और ना कर सकते। ओके, आ रही बात समझ में? तो आपको डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन के जो मोटिव्स हैं, इनके बारे में केवल और केवल इतना ही आपको पढ़ना है। अपनी अपनी बुक्स खोल लेना, बुक्स में एक बार पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को कि लगता है कि मैम ये चीज है जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, या हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यार फील फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं आपका, वो हम शुरू कर रहे हैं डीएनए डैमेज। डीएनए लेसन्स, डीएनए लेसन्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक आपको दिया हुआ है डी एमिनेशन, डी प्यूरिनेशन एंड डी प्रिमिडेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। चलो ठीक है ना, तो ये चीजें आपको दी हुई है क्या क्या? डी एमिनेशन, डी प्यूरिनेशन एंड प्रिमिडेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये कुछ आप लोगों को डीएनए डैमेज के बारे में दिया हुआ है। डीएनए डैमेज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को सबको पता है डीएनए डैमेज नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, डीएनए में डैमेज हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, डीएनए डैमेज क्या चीज है? बेसिकली डीएनए में डैमेज होना, हम ये कहते हैं डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है, हमारे अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, या जो भी हमारे अंदर काम हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे बॉडी से रिलेटेड कि भाई हमें फलाना प्रोटीन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो कौन लेके आता है?
डीएनए लेकर आता है तभी हमारे बॉडी में काम होता है। तो हम कह रहे हैं डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज अगर भाई डैमेज हो जाएगा तो वो नुकसान होगा, होगा, जरूरी नहीं है। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो ये कि हम नॉर्मल खड़े हैं तो भी हो सकता है कि हमारे अंदर डीएनए डैमेज हो जाए, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है केवल डैमेज पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर भी पाया जाता है। यानी कि कोई चीज अगर नुकसान होता है तो उसे तुरंत की तुरंत सही भी कर दिया जाता है। ओके, पहली चीज तो ये, जैसे कि आपको याद हो तो हम लोगों ने जब शुरू में पढ़ा था डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो मैंने आपको डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए रीनेचुरेशन दोनों चीजें बताई थी। मैंने आपको बोला था डीनेचुरेशन क्या होता है, आपने किसी भी डीएनए को खोलते हुए पानी में डाल दिया, हाई टेम्परेचर पे डाल दिया, हाई प्रेशर पे डाल दिया, हाई एल्कलाइन मीडियम में डाल दिया, हाई बेसिक मीडियम में आपने डाल दिया, तो वो डीएनए क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, या मैं कहूँ उसको झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब खुल जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट कंडीशन नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है हमेशा। पहली चीज तो ये, मैंने बोला परमानेंट कंडीशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट कंडीशन बन नहीं सकती, ठीक है ना। मैं किसी भी चीज को हम कब तक हम उसको नहीं कर सकते जब तक कि उसकी क्षमता नहीं खत्म हो जाए, यानी कि डीएनए है। अब आपने उसको परमानेंट मान लो किसी टेम्परेचर पर डाल दिया, आप उस टेम्परेचर से उसको निकाल ही नहीं रहे, तो एक टाइम के बाद वो परमानेंट कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाएगा, कोई अलग चीज है, ठीक है। लेकिन फॉर अ चेंज आपने उसको डाला है टेम्परेचर में और उसके बाद तुरंत उसको निकाल लिया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि डीएनए जो डीनेचर्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, रीनेचर्ड हो जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर। यानी कि डीएनए डैमेज भी होता है तो उसके साथ साथ डीएनए रिपेयर की भी प्रोसेस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूवी रेडिएशन, धूप है, बहुत तेज धूप है, मई जून की धूप होती है, हमने देखा है कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद अब भाई बड़े अच्छे से तैयार वैयार होके निकले, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सनस्क्रीन नहीं है, कोई कपड़े फुल स्लीव्स के नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े मजे मजे से टशन में बाहर निकले। तो ऐसे में क्या होगा, वो जो सनलाइट है, वो जो यूवी लाइट है, वो क्या करेगी, हमारी स्किन को, हमारे अंदर चीजों को क्या करेगी, हार्म करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। अब बहुत टाइम तक आप बाहर रहेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो जो चेंजेस हो आपकी स्किन में वो कैसे हो जाए, परमानेंटली हो जाए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपको क्या आ गए, वापस अंदर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आप थोड़ी देर के लिए गए, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, अपने आप सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म खुद पाई जाती है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म खुद पाई जाती है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे डीएनए डैमेज हैं जो होते हैं, किस वजह से होते हैं, वो बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम इनके रिपेयर की भी बात करेंगे कि अगर डीएनए डैमेज हो भी जाता है तो उस डीएनए डैमेज को कैसे रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले डीएनए लेसन, डीएनए लेसन, लेसन क्या चीज, लेसन एक अलग चीज होती है, लेसन अलग चीज है। लेसन वो वाला लेसन नहीं जो चैप्टर वाला आता है, ये वाला लेसन नहीं। ये कौन सा वाला लेसन है, ये है काट छाट, यानी कि कोई बीमारी होना, किसी चीज का कट जाना, ठीक है। लेसन आप किसी चीज में और किस में यूज कर सकते हैं, वुंड में भी आप लेसन का यूज कर सकते हैं। कहीं पर कोई वुंड बन जाता है, कोई घाव हो जाता है, उसको भी लेसन का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका मतलब हम इसी से रिलेटेड निकालते हैं, डीएनए लेसन, यानी कि डीएनए का डैमेज, डीएनए का कटना, डीएनए का कहीं से उसका डीनेचर्ड हो जाना, ठीक है ना। डीएनए में वुंड, बेसिकली हमें कह सकते हैं कि डीएनए में अगर कोई वुंड हो जाता है या डीएनए में कोई नुकसान हो जाता है तो वो भी क्या है, आपका डीएनए लेसन। अब इस डीएनए लेसन के कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 दिए हुए हैं आपकी बुक में, आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, डी एमिनेशन, डी प्यूरिनेशन एंड प्रिमिडेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। नाम से आपको समझ में आ रहा है, डी एमिनेशन, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाए, होगा कि नहीं होगा, अमीनेशन, अमीनो ग्रुप, और डी मतलब निकल जाना, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका अमीनो ग्रुप क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या अमीनो ग्रुप आपका निकल जाए। डी प्यूरिनेशन और डी प्रिमिडेशन, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें आपका प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, और प्रिमिडिन क्या, साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए की बात कर रहे हैं, यूरासिल हम नहीं ले रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका प्यूरिन यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, और डीप्रिमिडेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके प्रिमिडिन ग्रुप आपके डीएनए से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है, जो ऑक्सीजन ग्रुप्स होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप्स यानी कि जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
सुपर ऑक्साइड O3, ठीक है, या O2 माइनस। इस तरह की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं बच्चों, इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से अगर आपके डीएनए में कोई भी डैमेज होता है तो वो क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज। सबसे पहले बात करूं अगर मैं किसकी, डी एमिनेशन की। डी एमिनेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ 5 मिथाइल साइटोसिन, साइटोसिन, ये अगर साइटोसिन में अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है बच्चों, अगर केवल साइटोसिन से आपका अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका यूरासिल, यानी कि आपका डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है आपका, मान लो ये साइटोसिन है, लेकिन इस साइटोसिन से क्या हो चुका है, इस साइटोसिन से क्या हो चुका है आपका यूरासिल रिमूव हो चुका है, ओ सॉरी आपका अमीनो ग्रुप रिमूव हो चुका है। इस साइटोसिन से अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह लग रहा है, यूरासिल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा, इस यूरासिल से कौन पेयर होगा, साइटोसिन से थायमिन, थायमिन की जगह यूरासिल होता है, यूरासिल की जगह पे कौन होगा इधर, सॉरी थायमिन, तो एडेनिन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा भाई। यूरासिल क्या है, थायमिन का ही तो है, डीएनए के अंदर थायमिन होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। तो बेसिकली जो ये साइटोसिन है, इस साइटोसिन से अगर हमने अमीनो ग्रुप रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गया, यूरासिल हो गया। और यूरासिल किससे पेयर करेगा, एडेनिन से पेयर करेगा, करेगा नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये साइटोसिन होता है, ये साइटोसिन होता है, ये साइटोसिन होता, तो इस साइटोसिन से कौन पेयर करता, गुआनिन करता, करता कि नहीं करता। यानी कि आप देखिए जो बनने वाला आपका, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ बच्चों, अगर मैं इसकी बात ना करूँ, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा तो फर्स्ट राउंड के बाद डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो बेसिकली कोडोन्स चेंज हो जाएंगे, होंगे, कोडोन चेंज हो जाएगी तो कोडोन के बाद जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बात ये हो जाती है मैडम फिर ये क्या लीथल रहेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों किस पर, आपके अमीनो एसिड पर। यानी कि चेंज होने वाला, चेंज होने वाला जो कोडोन है, या मैं कहूँ चेंज होने वाला बेस कौन से अमीनो एसिड को बना रहा है, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज किस पोजीशन पे है, मैंने आपको पहले बताया था, नहीं बताया तो हम बात करते हैं कि क्या होता है। बेसिकली हम जानते हैं कोडोन जो होते हैं वो 3 अमीनो एसिड्स के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AUG, ये कोड करता है मीथ्योनिन को। बेसिकली क्या होता है इन कोडोन में, ये जो थर्ड कोडोन होता है ना बच्चों, इसका जो थर्ड कोडोन होता है, इस थर्ड कोडोन को अगर हम कोई मैं ये कहूँ चेंज भी कर देते, इस थर्ड कोडोन में अगर हम कोई चेंज भी कर देते हैं थर्ड कोडोन में, तो इतना फर्क अमीनो एसिड पर नहीं बनता। इसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट बना है, रिजॉइन कर लीजिए बच्चों क्लास।